और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए खुद साफ सफाई की। मंत्री ने बदनापुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साफ सफाई की और इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने फावड़े से नाली की सफाई करके कचरा भी मंत्री ने उठाया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नाली की साफ सफाई की। और आज हम लोग बदनापुरा में इस बात की शपथ लें कि कम से कम हम घर का कचरा रोड पे तो नहीं फेंकेंगे। और जब हम ये तय कर लेंगे कि स्वयं कचरा फेंकेंगे नहीं और दूसरा फेंकेगा तो उससे लड़ेंगे नहीं, कहो दादा ये कचरा लाओ, हम कचरेदान में डालेंगे। ये काम हमको करना है, तभी ये ग्वालियर शहर स्वच्छता में नंबर 1 आएगा। और मध्य प्रदेश की कांग्रेस भी अब बीजेपी की तर्ज पर कैडर तैयार करने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी को कैडर बेस्ट बनाने के लिए सोमवार से विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि कांग्रेस की इस नई कोशिश पर बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण चल रहा है। इसके तहत छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रशिक्षण कल छिंदवाड़ा में होगा, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी रहेंगे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस नीति और कार्यक्रम में विश्वास रखती है, किसी चेहरे पे फोकस नहीं करती है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी के पास कैडर जैसे शब्द कहीं भी उनको सुहाते नहीं है, सूट नहीं करते। कांग्रेस पार्टी में यदि किसी चीज का शासन चलता है तो डर का शासन चलता है, परिवारवाद का शासन चलता है। और जिस तरीके से कांग्रेस में 2 मुखिया मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने एक पूरे प्रदेश का माहौल करके रखा है, उसमें कोई भी कार्यकर्ता जो है उनको खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहा है। हमें लगता है कांग्रेस पार्टी इस तरह की बात करके बेमानी समय बर्बाद ना करे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब सही समय है जो फैसला कर लेना चाहिए कि क्या अब उनको राजनीतिक क्षेत्र में रहना चाहिए या उन्हें समाज में अन्य काम छोड़कर अपना या व्यापार चुन लेना चाहिए। हाट में भीड़ देखने को मिली। वहीं एक ही मंच पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता साथ साथ नजर आए। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी मांदल की थाप पर थिरकते दिखे, तो वहीं कोरोना काल के कारण पिछले 2 साल से भोंगरिया हाट में ज्यादा भीड़ नहीं जुट रही थी। अब कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भारी मात्रा में आदिवासी भोंगरिया हाट में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी पारंपरिक वेशभूषा में मांदल की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए। तो आज हम बड़वानी जिला मुख्यालय के भोंगरिया हाट में आए हैं। यहाँ मेरे हजारों जनजातीय भाई और बहन इस भोंगरिया हाट में होली माता की पूजन सामग्री को खरीदने के आए हैं और इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में ढोल और मांदल के साथ, पूरे उल्लास के साथ, पूरे उत्सव के साथ यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के दौरान इस पर्व के ऊपर प्रतिबंध था कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन इस बार नहीं है। और इस बार इस आयोजन में मेरे पूरे बड़वानी जिले के जनजातीय भाई और बंधु बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। राजगढ़ के सारंगपुर में भू माफिया के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बदमाश शफीक अंसारी के अवैध मकान को ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान आलाधिकारी के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। आपको बता दें कि आरोपी शफीक अंसारी एक मामले में फरार है। बदमाश के अवैध मकान का सारंगपुर नगर पंचायत के रिकॉर्ड में वैध दस्तावेज भी नहीं मिला और पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत यहाँ पर कार्रवाई की है। इधर खंडवा में मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाले एक शख्स के बैंक खाते से 290 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। जानकारी के मुताबिक प्रवीण राठौर नाम के इस शख्स को पहले साल 2021 में नोटिस मिला था, लेकिन उसे ये मजाक लगा। लेकिन जब दूसरी बार नोटिस भेजकर उससे 290 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर जवाब मांगा गया तो उसके होश उड़ गए। इस पूरे मामले में प्रवीण ने आयकर विभाग के साथ साथ इंदौर पुलिस कमिश्नर और खंडवा पुलिस को भी आवेदन दिया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। प्रवीण का कहना है कि उसका इस लेन देन से कोई मतलब नहीं है। मेरे अकाउंट में 300 करोड़, मेरा अकाउंट नहीं है, फर्जी अकाउंट है, मेरे नाम से खोला गया है मुंबई में, जबकि मैं आज तक कभी मुंबई भी नहीं गया हूँ। और इसमें कुछ 2 अरब 90 करोड़ रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे इसकी जानकारी तब मिली जब आयकर विभाग से मुझे नोटिस आया और मैं आयकर विभाग में गया कि इसके संबंध में नोटिस भेजेगा, क्योंकि मेरी आमदनी इतनी थी ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि एक्सिस बैंक में आपके नाम से अकाउंट है मुंबई में जिनमें इतना ट्रांजैक्शन हुआ है।
इधर खंडवा में होली को लेकर बाजार खरीदारों से गुलजार है। बुधवारा बॉम्बे बाजार, घंटाघर और सराफा बाजार में दुकानों पर रंग गुलाल और एक से बढ़कर एक पिचकारी नजर आने लगी है। वहीं रंगों को हटाने में परेशानी को देखते हुए 2 मिनट में रंग ऑटोमेटिक उतरने वाला कलर भी बाजार में मौजूद है। वहीं फूलों से बने हर्बल कलर और ऑर्गेनिक गुलाल की मांग भी तेजी से देखी जा रही है। वहीं मांग के मद्देनजर रंग गुलाल सहित पिचकारी के 20 से 25% तक के दाम बढ़ चुके हैं। व्यापारियों की माने तो ऑर्डर के मुताबिक माल नहीं मिल रहा है, जबकि कच्चे माल और प्लास्टिक की कीमत बढ़ने का असर पिचकारी के भाव में 25% का उछाल देखा जा रहा है। उधर खरीदारी करने पहुंचे लोगों का कहना है कि रंगों के अलावा अन्य सामान की कीमत भी बढ़ गई है, लेकिन होली को लेकर जोश खरोश अभी भी बरकरार है। और इस बार काफ़ी अच्छा बाज़ार में, मार्केट में भी अच्छी रौनक है होली को लेके। बस इस बार रेट ये है कि 25% रेट में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि फैक्ट्रियां माल बना नहीं पाई थी कोरोना के कारण। सबको लग रहा था कोरोना हटेगा नहीं हटेगा, इस कारण माल की थोड़ी कमी है। तो प्लास्टिक का रेट बढ़ गया, इसलिए थोड़ा सा रेट ज़्यादा है। तो ग्राहकी अभी चल रही है, लेकिन उम्मीद है ग्राहकी अच्छी रहेगी। 2 दिन से थोड़ा सा लग रहा है कि ग्राहकी चलेगी। लोग पूछने आ रहे हैं अभी कि भाई साल कोरोना नहीं होने के कारण थोड़ा त्यौहार अच्छा बनेगा। होली पर्व तो बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। विगत 2 सालों से अपन इसको नहीं मना पा रहे हैं, तो सरकार ने अभी इसे मनाने की अनुमति दी है, तो इसे बहुत एंजॉय करके जॉयफुली मनाना चाहिए। और हालांकि कुछ चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं, पर इसको ना देखते हुए ये पर्व को बहुत अच्छे से अपने को मनाना चाहिए और सभी को एंजॉय करना चाहिए। मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ होली की, और सभी को ये कामना करती हूँ कि ये त्यौहार बहुत आनंद से और अच्छे से मनाया जाए। और मध्य प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हो गई है। भोपाल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वराज सरकार ने ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री दफ्तर से ट्वीट किया गया, जिसमें जानकारी दी गई है कि द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है। द कश्मीर फाइल्स मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का ट्वीट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने द कश्मीर फाइल्स को राज्य में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। 5 राज्यों के चुनाव में हार पर कांग्रेस का महामंथन आज हुआ। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद थे और सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हुए। 5 राज्यों में कांग्रेस की जो हार हुई है उस पर महामंथन किया गया, उस पर जानने की कोशिश की गई, टटोलने की कोशिश की गई कि आखिर कहां चूक रह जा रही है। इसके अलावा G23 के नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर भी बातचीत की, सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। कई विषयों को लेकर बातचीत हुई, मंथन हुआ। सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हुए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम देश भर के कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। कई विषयों को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है। 5 राज्यों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है सियासी पार्टियों से, इस पर मंथन भी हुआ। और दिल्ली चलेंगे, रमन कुमार से बात करेंगे। किस तरह की मंथन, किस तरह की बातचीत इस बैठक में आज दिन भर हुई है, क्योंकि बड़ी बैठक मानी जा रही है कांग्रेस को 5 राज्यों में मिली हार के बाद में। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बैठक जो है 4 बजे से शुरू हुई और अभी 7:30 बज रहा है, यानी कि 3.5 घंटे। और मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि बैठक खत्म होने वाली थी, गाड़ियों का मूवमेंट हुआ था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की गाड़ियों का, तो ऐसा लगा कि बैठक खत्म हो गई। लेकिन अभी रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ये संदेश आया है कि बैठक अभी चल रही है और करीब 1 घंटे तक ये बैठक और चलेगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। यानी कि कह सकते हैं कि पूरी बात पता होने में अभी 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। लेकिन जो जानकारी मिली है, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है और उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने काम किया उत्तर प्रदेश में, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, पार्टी को अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश की और जो लड़कियों को या जो महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी देने का ऐलान किया, उसकी तारीफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक ने की, कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की। जिस तरीके से बड़ी तादाद में महिलाएं उभर कर सामने आई, महिलाएं चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में ये बात कही कि जो भीड़ उनकी सभाओं में आती थी,
उनकी रोड शो में आती थी, वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होने का क्या कारण रहा, इस पर विवेचना होगी। इस पर मैं पार्टी के नेताओं से बातचीत करूंगी। जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, राहुल गांधी फिलहाल अभी पूर्व अध्यक्ष हैं, CWC के सदस्य हैं, इसीलिए राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश का कोई सवाल नहीं उठता। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसीलिए सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि संगठन के चुनाव को लेकर जो एक डेट तय हुआ था, उस डेट को प्रीपोन करने की बात चल रही है, उस डेट को पहले कराने की बात चल रही है, ताकि राहुल गांधी अध्यक्ष हों या कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। क्योंकि जो G23 के नेताओं की शिकायत थी कि संगठन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिस तरीके से काम करना चाहिए संगठन में भागीदारी नहीं मिल रही है, जिस चुनाव के जरिए CWC के सदस्यों का चुनाव होना चाहिए, पंचायत स्तर पर चुनाव होना चाहिए, वो चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। और इसी बात को इंश्योर करने के लिए सोनिया गांधी ने पहल की है कि संगठन का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए और पहले कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 2 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, वो स्टेट है छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और इन राज्यों में किस तरीके से आगे होने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी की तैयारी है, इस बात को लेकर अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी और कहा कि उससे पहले उनको जिम्मेदारी असम में दी गई थी, उत्तर प्रदेश में दी गई थी, और दोनों राज्यों में जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने किया। उससे कांग्रेस आलाकमान काफ़ी खुश है, कांग्रेस पार्टी के नेता उनसे काफ़ी खुश हैं, और अब उन्होंने कहा है कि उन्हें अब छत्तीसगढ़ में काम करने दिया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार ने फैसले किए हैं उन फैसलों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए उन्हें वक्त दिया जाए। रमन, समझना चाहूंगा मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है? चूंकि एक करारा झटका मध्य प्रदेश को यहां पर लगा था 2018 में सरकार बनने के बाद में 15 महीने के बाद में मध्य प्रदेश को लेकर किस तरह की बातचीत की गई? कौन नेता मध्य प्रदेश का वहां पर शामिल हुआ था CWC की बैठक? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल हुए हैं और कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने ये बात कही कि एग्रेसिव तरीके से किस तरीके से हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं वो ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि पिछली बार हमारी सरकार थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत करने के चलते हमारी सरकार को वहाँ पे सत्ता गंवानी पड़ी और फिर से बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, और शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस तरीके से उनका काम करने का एक ढर्रा है, एक तरीका है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी आपत्तिजनक है। और कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पे रहकर आंदोलन कर रही है, लेकिन जो नेताओं के बीच में मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं उस मतभेद को किस तरीके से खत्म किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। मैं आपको एक बार माहौल दिखाना चाहता हूं कि देखिए चहल पहल काफ़ी बढ़ गई है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। अब ये कह सकते हैं कि आप जिस बैठक के खत्म होने का इंतजार था वो बैठक खत्म हो चुकी है, और कुछ ही देर के अंदर रणदीप सुरजेवाला जो कि मीडिया डिपार्टमेंट के प्रभारी हैं, मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, और KC वेणुगोपाल जो कि संगठन के महासचिव हैं, उनकी तरफ से ब्रीफिंग होगी और ब्रीफिंग में ये बताया जाएगा कि आखिरकार इतने लंबे समय तक बैठक के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आया। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चहल पहल है वो काफ़ी बढ़ गई है। यानी कि सवाल ये उठ रहा है कि 3.5 घंटे तक लंबी चली बैठक का नतीजा निकलकर क्या सामने आया, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से जिस तरीके से सवाल उठने लगे हैं संगठन को लेकर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के काम करने के तरीके को लेकर, उसके ऊपर अभी कुछ देर के बाद जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमन कुमार खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में बैठक खत्म हो गई और बैठक के बाद में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 15 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 16 अप्रैल को मतगणना होगी, जबकि उपचुनाव के लिए 17 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी और 28 मार्च तक नाम वापसी का वक्त तय किया गया है। उपचुनाव में 2,11,540 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इन मतदाताओं में 1,52,050 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,62,090 पुरुष मतदाता शामिल हैं। आपको ये बताना जरूरी है कि JCC विधायक देवव्रत सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई थी और अब इस पर उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा कल खैरागढ़ के उपनिर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और भारत निर्वाचन आयोग की खैरागढ़ उपनिर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। 17 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन अर्थात नाम निर्देशन पत्रों का लेना आरंभ किया जाएगा। 12 अप्रैल को मतदान होगा और 16 अप्रैल को मतगणना का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा।
और रायपुर की बात करते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। तारीख घोषित होने पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी गंभीर है, यह बात कौशिक ने कही है। पिछली बार बहुत कम मार्जिन से बीजेपी हारी थी, बहुत कम अंतर से बीजेपी हारी थी, यह बात कही धर्मलाल कौशिक ने। इस बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीतेगी, यह बात धर्मलाल कौशिक ने कही है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी गंभीर है, यह बात नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कही है। इस बार बहुत कम मार्जिन से पिछली बार बीजेपी हारी थी, लेकिन इस बार तैयारी तेज कर दी गई है। खैरागढ़ उपचुनाव के अधिसूचना जारी हो गई है। इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे गंभीर है और गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। बहुत कम अंतराल से इस चुनाव में हम पीछे रहे हैं। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल तक इस विधानसभा में तैयारी किए हैं और उस तैयारी में सभी कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। अपेक्षित परिणाम आएंगे। सभी कार्यकर्ता के मन में उत्साह है, नेताओं के मन में उत्साह है और ये चुनाव जिस प्रकार से अभी उपचुनाव के कारण आपको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनता पहले ही मन बना करके रखी हुई है और इस बात का संकेत लगातार आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मत से इस चुनाव को जीतेगी। इधर रायपुर से खबर है। विधानसभा सत्र के बाद प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने जानकारी साझा की है। सीएम के दौरे के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है, ये बात शुक्ला ने कही है। विधानसभा सत्र के बाद प्रदेश के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी की बैठक में यह कहा था कि मार्च महीने में विधानसभा सत्र के बाद वे हर विधानसभा का दौरा करेंगे। वहाँ पे जाके वहाँ पे सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, जन सामान्य के साथ मुलाकात करेंगे और योजनाओं का व्यापक क्रियान्वयन किस स्तर पे हो रहा है इसकी निगरानी करेंगे। इधर रायपुर में परिवहन विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी किया। इस दौरान परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टर की गई कई गाड़ियां भी जब्त कर ली गई है। यह कार्रवाई रायपुर आरटीओ और रायपुर फ्लाइंग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने की है। इस कार्रवाई में पता चला है कि डिफॉल्टर परिवहन विभाग को 50 लाख से ज्यादा के टैक्स का चूना लगा रहे हैं और इस कार्रवाई के बाद में डिफॉल्टरों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। हाईटेक शारदा एनर्जी का एक वाहन भी जब्त कर लिया गया है। कई परिवहन कंपनियों की गाड़ियां जब्त की गई है। जायसवाल निको के भी 3 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। बिलासपुर रोड से 2, सिलतरा रोड से 2 वाहन जब्त किए गए हैं। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली। कई मामलों में यहां पर अवैध काम किया जा रहा था। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। टैक्स नहीं बता रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। खासतौर पे ऐसी गाड़ियां जो प्लांट के अंदर चल रही हैं और सड़कों में कम आती हैं, इसलिए वो फ्लाइंग स्क्वाड या आरटीओ के जो अमले उनके नज़र में नहीं आ पाते हैं। इन गाड़ियों के लिए विशेष अभियान चलाकर प्लांट के अंदर जाकर गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। साथ ही साथ और रायपुर चलेंगे, शिवम मिश्रा से बात करेंगे। शिवम, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? किन किन पर कार्रवाई की गई है? क्या कुछ जब्त किया गया है? देखिए शुभम, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने रायपुर के टैक्स डिफॉल्टर्स कंपनियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक इस छापेमारी में करीब 50 लाख रुपए से अधिक के चूना लगाने के दौरान जितनी हाईवा गाड़ियां थी जो कंपनियों में चलाई जाती थी, उन सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। करीबन रायपुर आरटीओ और रायपुर फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने करीबन 6 से अधिक कंपनियों में जो है छापेमार कार्रवाई की है, जिससे शहर भर के जितने टैक्स डिफॉल्टर्स कंपनियां थी, हर तरफ एक तरीके से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर के गोदावरी इस्पात, सार्थक इस्पात, एसकेएस और निको जायसवाल समेत हाईटेक यार्ड और शारदा एनर्जी सिलतरा के जो है वहां पर कई वाहनें जब्त की गई है। जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, इन तमाम कंपनियां जो है बिना टैक्स पटाए वाहनों को चला रही थी और इस दौरान जो आरटीओ को नुकसान हो रहा था उसका करीब 50 लाख रुपए का
अंदाजा निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक सार्थक इस्पात से 2 और गोदावरी इस्पात से 1 हाईवे, 1 जेसीबी समेत कई गाड़ियां जो है वो जो है जब्त की गई है। लगभग दर्जन भर से अधिक बड़ी गाड़ियां जो है जब्त की गई है। और ये कार्रवाई सिर्फ थमी नहीं है। रायपुर आरटीओ का ये कहना है कि ऐसे टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ रायपुर आरटीओ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें भी जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। जो तमाम वाहनों को जब्त किया गया उस पे कुर्क की कार्रवाई और सीज की कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवम मिश्रा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत यहाँ पर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। नवागढ़ विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह क्षेत्र का दौरा करके लोगों की समस्याओं को से रूबरू हो रहे हैं, जहां वो बिना किसी तामझाम के सादगी से गांव में चौपाल लगाकर लोगों के बीच जाकर क्षेत्र और आमजन की समस्याओं को सुनने के साथ साथ निराकरण करने का काम भी कर रहे हैं। हालांकि चौपाल में ग्रामीणों का उत्साह देखने को मिला और अपने विधायक को अपने पास पाकर बहुत खुशी हुई। पहली बार ग्रामीणों ने इस तरह से किसी नेता को जमीन पर बैठकर आम लोगों से चर्चा करते देखा, जिससे लोग खुश भी हुए। मेन उद्देश्य मुझे हर गांव के हर गली तक, हर घर तक पहुंचना उद्देश्य है और लोगों से रूबरू होना है और जानना है क्षेत्र के लोग क्या चाह रहे हैं, किस समस्या से जूझ रहे हैं। और द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। दुर्ग के भिलाई में भी विवादों वाली तस्वीर देखने को मिली। यहां सिनेमाघर के बाहर बीजेपी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिनेमाघर संचालकों पर टिकट न देने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी भी की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये दुर्ग के भिलाई की तस्वीर है। सिनेमाघर संचालकों पर टिकट न देने का आरोप बीजेपी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगाया। बिलासपुर की बात करेंगे। बिलासपुर के महादेवा हत्याकांड में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव वसीम खान का नाम सामने आ रहा है। हत्याकांड में पकड़े गए युवक से पूछताछ और उसके मोबाइल से सबूत मिलने के बाद पुलिस ने वसीम खान को गैंगवार और हत्या का आरोपी बनाया है। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। कांकेर जिले में मिड डे मील खाना खाने से 20 बच्चे बीमार हो गए हैं। मामला दुर्ग कोंदल विकासखंड के प्राथमिक शाला चेहरों का बताया जा रहा है। बता दें कि मिड डे मील खाने से 2 घंटे बाद बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायतें सामने आई और बच्चों को अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने स्वास्थ्य केंद्र दुर्ग कोंदल में भर्ती बच्चों का हालचाल जाना। वहीं प्रभारी प्रधान पाठक बसंत कुमार साहू को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि प्राथमिक शाला चेहरों के 20 बच्चे फूड पॉइजनिंग से पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। कल दोपहर की घटना है चीरों की 20 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए थे। प्रशासन के ध्यान में ये बात आई तो तुरंत प्रशासन ने और मेडिकल स्टाफ दुर्ग कोंदल के लोगों ने यहाँ पर ला के इसी में उनका इलाज किया है। और खबर नारायणपुर से है, जहां आदिवासियों की पुरानी संस्कृति और सभ्यता का उदय घोटुल से हुआ है। और घोटुल सैकड़ों साल पहले शिक्षा का केंद्र था। दरअसल अबूझमाड़ के आदिवासियों का कहना है कि अबूझमाड़ में अब घोटुल प्रथा खत्म हो रही है और जिसे बचाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारी संस्कृति नहीं बची तो पूरा अबूझमाड़ खत्म हो जाएगा। दुनिया में कुछ ही देशों में संस्कृति बची हुई है जो कि प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं। बता दें कि प्रकृति से जुड़ाव होने के कारण प्रकृति की रक्षा करना आदिवासियों का पहला कर्तव्य है। घोटुल में कई प्रकार की शिक्षा दी जाती है। आज हमको यहाँ हमारे क्षेत्र के लोगों के द्वारा घोटुल उद्घाटन के लिए समाज को अबूझमाड़िया समाज, गोंडवाना समाज, सर्वादिवासी समाज और यादव समाज को और हल्बा समाज को आमंत्रित किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। और बहुत अच्छी पहल है कि ये सब हमारे जो कल्चर है उनका सही रखरखाव एवं लोगों को जागरूक करने के नया पीढ़ी के लिए जानकारी उपलब्ध करने के लिए रखा गया है। हमारे सियान जो भी हैं यहाँ पुजारी हैं, गायता हैं, पटेल हैं, ये जो पूर्वज हैं हमारे सियान लोग हैं, उनसे यहाँ की जो नई पीढ़ियाँ हैं, युवक युवतियाँ हैं, उनको इसके बारे में हमें मतलब हम यहाँ पर जानकारी देने के लिए उनको थोड़ी सी इस हमारी जो पुरानी संस्कृति ये सब रीति रिवाजों के बारे में थोड़ा सा उनको याद दिलाने और इसको हमेशा अपनाने के लिए मतलब थोड़ी सी यहाँ पर कार्यशाला में उनको सिखाने के लिए यहाँ पर ये सब रखा गया है। और रायपुर नगर निगम में अब कर का भुगतान क्यूआर कोड के माध्यम से भी हो सकेगा। शनिवार रात 12 बजे से नगर निगम रायपुर में इस नई सुविधा की शुरुआत हो गई है। करदाता मोबाइल या कंप्यूटर पर मैसेज के माध्यम से भुगतान का विवरण के साथ साथ भुगतान की रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी को लेकर जानकारी दी है हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे ने।
संपत्ति कर के भुगतान के लिए रायपुर नगर निगम में आज से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। करदाता क्यूआर कोड के स्कैन से कर का भुगतान कर सकते हैं। बीते दिनों की बात करें तो करदाताओं को कर शुल्क जमा करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। नगर निगम दफ्तर में करदाताओं को काफ़ी ज़्यादा दफ्तर के चक्कर भी लगाने पड़ते थे, लाइन भी करदाताओं को लगानी पड़ती थी। अब उस लाइन से राहत मिल रही है। करदाता अब क्यूआर कोड के माध्यम से घर बैठे कर का भुगतान कर सकेंगे और ये वाकई में करदाताओं के लिए राहत की बात है। नगर निगम में जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें करदाताओं की देखने को मिलती थी, उससे भी करदाताओं को राहत मिलेगी। इसके अलावा नगर निगम में जिस तरीके से अब संपत्ति कर का भुगतान क्यूआर कोड से होगा तो वाकई में नगर निगम की राजस्व की प्राप्ति भी होगी। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और कोरबा में पुलिस ने अनोखी पहल की शुरुआत की है और ड्यूटी की शुरुआत से पहले राज्यगीत गाने की परंपरा की शुरुआत हुई है और अब रोजाना पुलिस लाइन और सभी थानों में राज्यगीत का गायन किया जाएगा। इस नई पहल के बाद में अब पुलिस के जवानों को राज्यगीत गाना होगा। कोरबा पुलिस ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। अब हर रोज पुलिस लाइन और सभी थानों में राज्यगीत का गायन किया जाएगा, राज्यगीत गाना होगा पुलिस के कर्मियों को। इधर कांकेर जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय रतेसरा में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कराटे आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण कविता सिन्हा के द्वारा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण से बेटियों में कौशल विकसित होगा, जिससे वो फौलादी बनेंगी। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बच्चों की प्रारंभिक स्थिति सिंगल पंच, डबल पंच, ट्रिपल पंच, मिडिल पंच, सिंगल हैंडल ग्रिप, चिन पंच, फेस पंच समेत कई तरह के अटैक के साथ साथ और भी स्किल्स सिखाई जा रही है। बोला कर। और खबर रायपुर से है। होली से पहले एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने अहम बैठक बुलाई है। निगरानीशुदा बदमाशों पर सख्ती बरतने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। एसएसपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। थाना स्तर पर तैयार की जा रही है गुंडा बदमाशों की सूची, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बाजार में मुखौटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान यहां पर एसएसपी ने किया है। ड्रोन से शहर की निगरानी की जाएगी। होली से पहले एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बड़ी बैठक बुलाई है। और बड़ौदा बाजार में भी होली की धूम अभी से देखने को मिल रही है। भजन संगीत के साथ साथ लोगों ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर होली खेली। इस दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने और बड़ौदा बाजार के विधायक प्रमोद शर्मा भी वहां मौजूद थे। बता दें कि लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के समापन के बाद ऐतिहासिक दशहरा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजेश केसरवानी जी, सम्मानित श्री मोतीलाल वर्मा और परम विदुषी सर पार्टी देगा कुछ लड़का मन जाने कौन लगा भैया। आज बड़ौदा बाजार में लक्ष्मी नारायण यज्ञ के कार्यक्रम में यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा और मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पिछले वर्ष की तरह इस साल भी बहुत अच्छे से धार्मिक कार्यक्रम बड़ौदा बाजार में कराएं और इसके लिए मैं आगे भी बहुत शुभकामना दूंगा कि इसी तरह बड़ौदा बाजार धार्मिकमय वातावरण में छाए रहे। एक बार पुनः सभी को बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।